तो अभी ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेंटेनेंस फ़िलोसॉफ़ी के बारे में, रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसकी ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे मेंटेनेंस फ़िलोसॉफ़ी के बारे में। फिर उसके बाद कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेनों के ऊपर मेंटेनेंस क्यों करते हैं, उसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि ट्रेन की स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और फिर पैसेंजर की सेफ्टी एंड देन कॉस्ट सेविंग। मेंटेनेंस के टाइम कॉस्ट कम से कम लगे, तो यही कुछ रीज़न होता है ट्रेन के ऊपर मेंटेनेंस किया जाता है। यही रीज़न नहीं कि ट्रेन ही नहीं, बहुत सारी वैसी मशीन होती है, उसके पीछे मेंटेनेंस करने का रीज़न यही होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई नई व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम लोग मेंटेनेंस क्यों करते हैं, ताकि उसके ऊपर हमें फ्यूचर में कम से कम खर्चा करना पड़े, उसकी हमें लॉन्ग लाइफ मिले, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, राइट। तो कुछ ये रीज़न होता है जिसकी वजह से मेंटेनेंस करते हैं। तो सेम चीज़ डिफाइन है रेलवे सिस्टम के लिए भी। तो मशीन का जो मेंटेनेंस होता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन कंसिडर किया है। मशीन मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन, राइट। बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। अब जो मेंटेनेंस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है ये फॉल्ट के टाइम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेन में कोई फॉल्ट आ गया, वो फॉल्ट को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाएगा, वो जो मेंटेनेंस होता है उसे बेसिकली बोला जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। वो फॉल्ट को मेंटेन करने के लिए नहीं, वो फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाएगा, वो जो मेंटेनेंस होता है उसे बोला जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ट्रेन है उसमें हमारा प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो फॉल्ट आ गया एक, तो फॉल्ट को करेक्ट करना होगा, राइट, रेक्टिफाई करना होगा। तो जो मेंटेनेंस होगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेंटेनेंस है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है क्या इसका काम होता है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कोई भी फॉल्ट को प्रिवेंट करने का काम करता है हमारी ट्रेन में। जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है फॉल्ट आने के बाद किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉल्ट के पहला किया जाता है, जिसके वजह से फॉल्ट जल्दी आता नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रिवेंट फॉल्ट इन ट्रेन, दिस मेंटेनेंस इज ऑल्सो नोन एज प्लान मेंटेनेंस। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है क्या करता है, हमारी ट्रेन में जो फॉल्ट होता है उसे प्रिवेंट करने का काम करता है, और ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है इसे प्लान मेंटेनेंस भी बोला जाता है। अब करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है ये एडवाइजेबल नहीं होता, और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ये ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़्यादा एडवाइजेबल होता है क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है वो फॉल्ट को प्रिवेंट करने का काम करता है, बट जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता, राइट। क्योंकि ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ये हमारी ट्रेन के लिए अनडिज़ायरेबल है। किसी भी ट्रेन में बार बार फॉल्ट आना और फॉल्ट का रेक्टिफिकेशन करना जो कि करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो यही रीज़न की वजह से जो करेक्टिव मेंटेनेंस है ये एडवाइजेबल नहीं है, राइट। और जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये ज़्यादा एडवाइजेबल है, ज़्यादा प्रीफरेबल है। फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस होता है वो हमारे पास होता है रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस होता है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस हो गया, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हो गया। अभी यहाँ पर ये जो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस होता है ये क्या होता है, ये जो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम लोग हमारे सिस्टम की एनालिसिस करते हैं और उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कंपेयर करते हैं। मतलब जो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस है इसमें जो मेंटेनेंस रिपोर्ट होती है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ, राइट। अभी रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस का एम क्या होता है, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग करते क्या है, जैसे कि हमने बात किया रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में सबसे पहला जो मेंटेनेंस रिपोर्ट है उसकी एनालिसिस की जाती है और उसको स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कंपेयर किया जाता है। और जो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस है इसका ये एम होता है, या फिर रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि ट्रेन का एक जो पर्टिकुलर जो सब सिस्टम है उसको रिप्लेस करना है, या फिर उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग करके उसे फर्दर यूज़ करना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ट्रेन का जो कंप्रेसर है कंटिन्यूसली चल रहा है, 22 साल तक की हमारी ट्रेन चल रही है और 22 साल तक के ट्रेन का जो कंप्रेसर है वो चल रहा है, या फिर 30 ईयर्स कंसीडर कर लेते हैं मैक्स टू मैक्स, 30 ईयर्स तक के ट्रेन का जो कंप्रेसर है वो चला। अभी 30 ईयर्स तक की किसी भी ट्रेन की लाइफ होती है, किसी भी व्हीकल की लाइफ होती है। अब मान लेते हैं 30 साल के बाद वो जो ट्रेन का जो कंप्रेसर है उसे हमें रिप्लेस करना है, या फिर उसमें ट्रबल शूटिंग करके उसे फर्दर यूज़ करना है, तो ये किस में आ गया, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में आ गया। फिर उसके बाद होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। बाय मॉनिटरिंग सम कंडीशंस वी डिटरमाइन वेदर मेंटेनेंस इज टू बी कैरिड आउट और नॉट। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस से क्या होता है, ये बेसिकली कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। कुछ कंडीशंस होती है उसे मॉनिटर किया जाता है और वो कंडीशंस को मॉनिटर करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो मेंटेनेंस एक्टिविटी वो कैरी आउट करना है या फिर नहीं। तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हमने ये डिस्कस किया कि कुछ कंडीशंस होती है उसे मॉनिटर किया जाता है और वो उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि मेंटेनेंस करना है या नहीं करना है। एग्जांपल, नॉइज़ इन द सिस्टम, टेम्परेचर इंक्रीमेंट सडनली,
टेम्परेचर इंक्रीमेंट सडनली फॉर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर, हाईली एक्सपीरियंस पीपल इज रिक्वायर। तो जैसे कि हमने बात किया जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है इसमें हाईली एक्सपीरियंस पीपल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है इसके एग्जांपल क्या हो गया, हमारे सिस्टम में नॉइज़ हो गया, ट्रेन में जो टेम्परेचर है वो अचानक से मतलब इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो ये बेसिकली किसमें आ गया, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में, जिसमें हम लोग कुछ कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब मेंटेनेंस एक्टिविटी हमारी ट्रेन में कैरी करना है या नहीं, कैरी आउट करना है या नहीं। और जैसे कि एग्जांपल हमने क्या देखा, हमारी ट्रेन में एबनॉर्मल नॉइज़ आना, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ कर जाना, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के लिए ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस पीपल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने बात किया लाइफ ऑफ ट्रेन इज़ 30 ईयर्स, जो ट्रेनों की जो लाइफ होती है 30 ईयर्स होती है। आफ्टर 30 ईयर्स वी डू एनालिसिस ऑफ द ट्रेन, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस, वेदर पार्ट ऑफ द ट्रेन इज वर्किंग, क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ऑल दिस पैरामीटर वी डिसाइड फॉर न्यू ट्रेन, राइट। तो यहाँ पर अगर जैसे कि हमने बात किया जो लाइफ होती है किसी भी ट्रेन की 30 साल तक की होती है, 30 साल के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। जैसे कि हमने बात किया रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में, जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी आ जाता है। रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि मतलब एक लॉन्ग इंटरवल के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर जो ट्रेन का जो सब सिस्टम है उसे फर्दर यूज़ करना है ट्रबल शूटिंग करने के बाद, या फिर उसको रिप्लेस कर देना है। और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोग एनालिसिस करते कुछ कंडीशंस की और फिर उसके बाद ये डिसाइड करते कि मेंटेनेंस करना है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर वही बातें हो रही है अल्टीमेटली कि जो ट्रेन की जो लाइफ होती है 30 ईयर्स तक की होती है, और 30 ईयर्स के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं ट्रेन की, राइट, कि जो ट्रेन के जो सब सिस्टम है, सब सिस्टम में जो अलग अलग पार्ट है वो बराबर से चल रहे हैं या नहीं, या फिर कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि नई ट्रेन हमारे सिस्टम में लेना है या नहीं लेना है, राइट। जैसे कि हमने बात किया जो ट्रेन की जो लाइफ साइकिल होती है कितनी होती है, 30 साल तक। 30 साल तक के हम लोग ये मतलब एनालिसिस कर, 30 साल के बाद हम लोग ये देखेंगे ट्रेन का जो सब सिस्टम है वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं, कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है या नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो ट्रेन है उसे मतलब फिर से सिस्टम में रखना है या फिर नहीं लेना है, न्यू ट्रेन को हमें परचेज करना है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ट्रेन मेंटेनेंस शुड फॉलो दिस कंडीशन मेंटेनेंस, राइट। जो ट्रेन मेंटेनेंस है सारे, जब भी हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं तो ये सारी कंडीशंस को क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। स्पेशल टूल नॉट रिक्वायर, हाईली स्किल्ड पीपल नॉट रिक्वायर, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल फॉर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेन मेंटेनेंस शुड फॉलो ऑल दिस कंडीशन। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन का मेंटेनेंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे कि स्पेशल टूल, जैसे कि मेंटेनेंस जब हम लोग करेंगे तो मतलब आसानी से मतलब हो जाना चाहिए मेंटेनेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग लाखों रुपए की मशीन यूज़ कर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में जो मेंटेनेंस है वो डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस करने का हमारा रीज़न ही क्या होता है, रीज़न ही ये होता है कि हम लोग कॉस्ट को सेव कर सके, कम से कम पैसा हम लोग मतलब ट्रेन के पीछे खर्चा कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोबाइल लेते हैं और वो ऑटोमोबाइल का मेंटेनेंस करने के लिए कोई मशीन लेना पड़ रहा है जो कि वो ऑटोमोबाइल से ही ज़्यादा है, तो ऐसे केस में ये ऑब्वियसली अनडिज़ायरेबल है, राइट। तो जब भी अनडिज़ायरेबल इसलिए क्योंकि उसके वो मशीन के पीछे हमारा अननेसेसरी कॉस्ट चले जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 30 लाख की हमने कोई कार खरीदी और वो कार का मेंटेनेंस करने के लिए 15 लाख की कोई मशीन का यूज़ हो रहा है, राइट। तो ऐसे केस में डिज़ायरेबल है, ऑब्वियसली नहीं डिज़ायरेबल है, तो स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। हाईली स्पेशल टूल की अगर रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगी तो कॉस्ट सेव होगा। हाईली स्किल पीपल की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट सेव होगा, क्योंकि अगर हाईली स्किल पीपल हो गए तो उनको अपॉइंट करने में कॉस्ट जाएगा, राइट, तो कॉस्ट कम होगा। अगर हाईली स्किल पीपल नहीं होगे तो मतलब सिंपल से सिंपल, आसान से आसान, सस्ते से सस्ते में मतलब मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करना है हमें ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेन मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़े टाइम पहले हमने बात किया था किसी भी सिस्टम किसी भी ट्रेन पर मेंटेनेंस क्यों करते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन ऑपरेशन की रिलायबिलिटी। सेफर ट्रेन ऑपरेशन, जैसे कि हमने बात किया था सेफ्टी से ट्रेन ऑपरेट होना चाहिए।
मेंटेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट ये भी एक कंडीशन होती है। क्वालिटी ऑफ कंफर्ट, क्लीन अपीयरेंस ऑफ ट्रेन, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। जैसे कि हमने जो 4-5 पॉइंट जो स्टार्टिंग में जो डिस्कस करे थे, मेंटेनेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, पैसेंजर की सेफ्टी हो गया, पैसेंजर का कंफर्ट हो गया, और जो कॉस्ट जो लगेगा मेंटेनेंस के लिए वो भी कम से कम लगना चाहिए। तो ये सारे रीज़न की वजह से ट्रेनों पर मेंटेनेंस किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रेन इज़ टू बी ऑपरेट फॉर 40,000 किलोमीटर, बट द ट्रेन become fail before 40,000 किलोमीटर, then train is not reliable, not following the criteria of reliability। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिलायबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने एक ट्रेन बनाया, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और वो जो ट्रेन है वो 40,000 किलोमीटर तक के ऑपरेट होना चाहिए, राइट। बट 40,000 किलोमीटर से ही पहले हमारी ट्रेन फेल हो गई, ऑपरेट नहीं कर पाई, तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो रिलायबल नहीं है, राइट। हमारी ट्रेन रिलायबल नहीं है, इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है रिलायबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं कर रही। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग टाइप के सर्विस चेक के बारे में। जस्ट होल्ड ऑन। अलग अलग टाइप के सर्विस चेक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर फर्दर बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अलग अलग टाइप के सर्विस चेक के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस चेक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला जो सर्विस चेक है वो है ए चेक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, चेक ऑल सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। ये जो ए चेक होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे सेफ्टी इक्विपमेंट को चेक करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे कि ए चेक में हम लोग क्या देखते हैं, सारा ट्रेन के सारे इंटीरियर बराबर है या नहीं, पैसेंजर सीट बराबर है या नहीं, फिर उसके बाद ग्रैब पोल बराबर है या नहीं, अनाउंसमेंट सिस्टम बराबर है या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर बराबर है या नहीं, ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम, मोटरिंग, ये सब बराबर से काम कर रहा है या नहीं। तो ये बेसिक ए चेक में करते हैं। फिर उसके बाद बी चेक होता है। बी चेक में भी B1 चेक होता है, B2 चेक होता है, B4 चेक होता है, B8 चेक होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बी चेक होता है इसको हर 15,000 किलोमीटर में किया जाता है। फिर उसके बाद सी चेक होता है। सी चेक में भी C1 ए चेक होता है, C1 बी चेक होता है, C2 ए चेक होता है, C2 बी चेक होता है। तो जैसे हमने बात किया, जो ए चेक होता है इसमें बेसिक चीज़ चेक की जाती है। फिर उसके बाद बी चेक में अगर हम लोग देखें, हमारे पास B1 चेक है, B2 चेक है, फिर B4 चेक है और B8 चेक है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो B4 चेक होता है इसको 60,000 किलोमीटर में किया जाता है, 6 महीने के बाद किया जाता है, राइट। तो ये सर्विस चेक को मेमोराइज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इतना हमें पता होना चाहिए कि बी चेक में हमारे पास B1 चेक, B2 चेक, B4 चेक, B8 चेक होता है। B8 चेक जो होता है उसे 60,000 किलोमीटर 6 महीने में किया जाता है, और जो बी चेक होता है इसे 15,000 किलोमीटर में किया जाता है, राइट। ए चेक होता है, फिर उसके बाद बी चेक होता है, बी चेक को 15,000 किलोमीटर में किया जाता है। फिर उसके बाद सी चेक। सी चेक में अगर हम लोग देखें, C1 ए चेक, C1 बी चेक, C2 ए चेक, C2 बी चेक। जो C1 ए चेक होता है इसे 5 लाख किलोमीटर में किया जाता है। C1 बी चेक इसे 6 लाख किलोमीटर में किया जाता है। C2 ए चेक इसे 10 लाख किलोमीटर में किया जाता है। C2 बी चेक इसे 12 लाख किलोमीटर में किया जाता है, राइट। तो C1 ए चेक इसे 5 लाख किलोमीटर में किया जाता है, मतलब मेजर ओवरऑलिंग। मतलब जो सी चेक है, सी चेक जैसे कि C1 है, C1 बी, C2 है, C2 बी, तो जितने भी जो सी चेक होते हैं ये ओवरहॉलिंग में आ जाते हैं, ओवरहॉलिंग में। तो मेजर ओवरहॉलिंग 1 ये कब किया जाता है, C1 ए चेक में। मेजर ओवरहॉलिंग 2 इसे C1 बी चेक में किया जाता है। मेजर ओवरहॉलिंग 3 इसे C2 ए चेक में किया जाता है। मेजर ओवरहॉलिंग 4 इसे C2 बी चेक में किया जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सी चेक होता है इसमें हम लोग मेजर ओवरऑलिंग करते हैं। C1 ए में मेजर ओवरऑलिंग 1, C1 बी में मेजर ओवरऑलिंग 2, C2 ए में मेजर ओवरऑलिंग 3, C2 बी में मेजर ओवरऑलिंग 4। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओवरऑलिंग रिक्वायर बोथ मनी एंड मैन पावर एंड टाइम। जो ओवरऑलिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेन की जो पूरे जो सब सिस्टम होते हैं उसे पूरी तरीके से मतलब उसको डिसमेंटल कर देते हैं और उसके एक एक पार्ट्स के ऊपर मतलब मेंटेनेंस किया जाता है। तो जो ओवरऑलिंग होता है इसे दोनों चीज़ लगती है, मनी भी, मैन पावर भी और टाइम भी। इन ओवरऑलिंग ट्रेन रिमेन इन डिपो फॉर मोर देन 24 आवर्स। ओवरऑलिंग में होता क्या है, जो ट्रेन होती है वो हमारे डिपो में रहती है, यार्ड में रहती है 24 आवर्स के ऊपर तक के। इन ओवरऑलिंग वी टेक ट्रेन इन वर्कशॉप। ओवरऑलिंग में जो ट्रेन होती है उसे कहाँ पर लिया जाता है, वर्कशॉप में लिया जाता है। IBL SBL में नहीं किया जाता है। ओवरऑलिंग के लिए ट्रेन हमारी वर्कशॉप में होती है। Under C5 maintenance, it is major overhauling in which we replace equipments of train। जैसे हमने बात किया, जो C5 मेंटेनेंस है ये बेसिकली मेजर ओवरहॉलिंग है।
जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये मेजर ओवरऑलिंग के लिए यही हमें डेटा याद रखना है, C1A मेजर ओवरऑलिंग 1, C1B मेजर ओवरऑलिंग 2, C2A मेजर ओवरऑलिंग 3, C2B मेजर ओवरऑलिंग 4। अभी यहाँ पर ये जो ओवरऑलिंग होती है ये भी दो तरीके की होती है। ओवरऑलिंग क्या होता है, जैसे हमने बात किया, ये एक ऐसा मतलब मेंटेनेंस होता है जिसमें ट्रेन के पूरे मतलब पार्ट्स को निकाल के मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कि ट्रेन की बोगी को निकाला हमने, बोगी को निकालने के बाद सारे पार्ट्स निकाला, व्हील को निकाला, ब्रेक को निकाला, ब्रेक कैलिपर को निकाला, फिर उसके बाद जो सस्पेंशन सिस्टम है सारी चीज़ों को निकाला, बोगी को पूरी तरीके से क्लीन किया, बोगी फ्रेम को पूरी तरीके से क्लीन किया, फिर उसके बाद बोगी के ऊपर हमने टेस्ट किया, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ओवरऑलिंग हो गया, राइट। तो ओवरऑलिंग जो होता है दो तरीके का होता है, टाइम बेस्ड ओवरऑलिंग होता है, माइलेज बेस्ड ओवरऑलिंग होता है। टाइम बेस्ड ओवरऑलिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम बेस्ड ओवरऑलिंग में क्या क्या आता है, कंप्रेसर आता है, HVAC आता है, राइट, कपलर आता है। तो ये टाइम बेस्ड ओवरऑलिंग हो गया। तो टाइम बेस्ड ओवरऑलिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कंप्रेसर आता है, HVAC आता है, कपलर आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें माइलेज बेस्ड ओवरऑलिंग, अब ये जो माइलेज बेस्ड ओवरऑलिंग है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि पेंटोग्राफ की जो ओवरऑलिंग है माइलेज बेस्ड ओवरऑलिंग में आ गई, व्हील की जो ओवरऑलिंग है ये माइलेज बेस्ड ओवरऑलिंग में आ गई, राइट। क्योंकि देखो जो भी चीज़ जितनी घसती है ना उतना वो मतलब वो माइलेज ओवरऑलिंग में आती है। जैसे कि पेंटो घसता है, पेंटो की स्ट्रिप घसती है तो माइलेज ओवरऑलिंग, व्हील घसता है तो माइलेज ओवरऑलिंग, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ओवरऑलिंग है, ओवरऑलिंग स्टार्ट करने से पहले, ऐसा नहीं कि कभी भी ओवरऑलिंग स्टार्ट करती है, तो ओवरऑलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन हमें करना होता है, फिर उसके बाद ही ओवरऑलिंग की जाती है। तो जैसे कि साइकिल टाइम हो गया, रिलायबिलिटी हो गई, सेफ्टी क्रिटिकल एनालिसिस, OEM रिकमेंडेशन, कॉस्ट। तो ये 5 फैक्टर है जिसके बेसिस पर ओवरऑलिंग को स्टार्ट किया जाता है। तो ओवरऑलिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर है, साइकिल टाइम हो गया, रिलायबिलिटी हो गई, सेफ्टी क्रिटिकल एनालिसिस, OEM रिकमेंडेशन, कॉस्ट। तो ये कुछ मतलब कंसिडरेशन होता है जिसको एज्यूम करते हुए ओवरऑलिंग स्टार्ट की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकिल टाइम। सबसे पहला OEM रिकमेंडेशन, OEM जो हमें जो रिकमेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है CRRC हमें बोल रही है कि जो ओवरऑलिंग है 10 साल के बाद होना चाहिए, तो हमें 10 साल के बाद ही ओवरऑलिंग करना है, राइट। तो जो OEM रिकमेंडेशन, कॉस्ट, सेफ्टी क्रिटिकल एनालिसिस, रिलायबिलिटी, साइकिल टाइम, तो ये कुछ फैक्टर है जिसके बेसिस पर ओवरऑलिंग स्टार्ट की जाती है। फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है उसके बाद ही मतलब, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या फैक्टर्स होते हैं जिसे कंसीडर करना पड़ता है ओवरऑलिंग स्टार्ट करने से पहला। सबसे पहला अगर मेजर ओवरऑलिंग 1 है तो C1 है, मेजर ओवरऑलिंग 2 है तो C1B, फिर उसके बाद अगर मेजर ओवरऑलिंग 3 है तो C2 है, फिर उसके बाद मेजर ओवरऑलिंग 4 है तो C2B। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया कंसीडर टू स्टार्ट ओवरऑलिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर किया जाता है, साइकिल टाइम, रिलायबिलिटी, सेफ्टी क्रिटिकल एनालिसिस, OEM रिकमेंडेशन एंड देन कॉस्ट। अभी यहाँ पर ये सेफ्टी क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट आर दोज इक्विपमेंट्स विच कैन लीड टू ट्रेन एक्सीडेंट इफ स्पेशल केयर इज़ नॉट गिवन। यहाँ पर जैसे कि देखिए एक्सेल फ्रैक्चर हो गया, इंसुलेटर डैमेज हो गया, व्हील डैमेज हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। हमारी ट्रेन में ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर ये इक्विपमेंट अगर फेल हो जाए तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है वो एक बहुत मेजर एक्सीडेंट में चले जाएंगी, राइट। तो सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर स्पेशल केयर अगर हम लोग ना दे तो, राइट। तो सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेन एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट होने की मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती है अगर स्पेशल प्रिकॉशन, स्पेशल अटेंशन ना दे तो। जैसे कि एक्सेल फ्रैक्चर हो गया, इंसुलेटर डैमेज हो गया, व्हील डैमेज हो गया, राइट। तो ये सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है, एक्सेल आ गया, इंसुलेटर आ गया, उसके बाद व्हील आ गया। तो ये सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट है। स्पेशल केयर अगर ना आते तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन में मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस क्वालिटी डज नॉट डील विद ट्रेन एक्सीडेंट, राइट। अभी जो नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं वो ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि बेसिकली पैसेंजर कंफर्ट के साथ डील करते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट के साथ डील नहीं करते। जैसे कि हमने बात किया दो तरीके के इक्विपमेंट है, सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट है, नॉन सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट और नॉन सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिटिकल इक्विपमेंट और नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट। क्रिटिकल इक्विपमेंट एक्सीडेंट से डील करते हैं और जो नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं पैसेंजर के कंफर्ट के साथ डील करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें अगर HVAC में अगर किसी भी तरीके का अगर फेलियर आ जाए तो कूलिंग कम होगी तो ये, बट एक्सीडेंट
नहीं हो सकता है। अगर HVAC की कूलिंग अगर कम है तो उसके वजह से हमारी ट्रेन डिरेल नहीं हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट में आ गया। फिर उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारी ट्रेन ड्रिल नहीं होगी, राइट। अनाउंसमेंट में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया तो हमारी ट्रेन ड्रिल नहीं होगी। तो ये जो इक्विपमेंट है वो है नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट, राइट। तो क्रिटिकल इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट होते हैं जिसके ऊपर स्पेशल प्रिकॉशंस अगर नहीं लिया जाता है, स्पेशल एक्शंस अगर नहीं लिया जाता है, तो हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो सकती है, डिरेल हो सकती है। जैसे कि एक्सल फ्रैक्चर हो गया, ट्रेन डिरेल नहीं हो सकती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि एक्सल फ्रैक्चर, इंसुलेटर डैमेज, व्हील डैमेज। और नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जो कि मतलब पैसेंजर की कंफर्टनेस के साथ डील करते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट के साथ डील नहीं करते। जैसे कि हमने बात किया था कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में कुछ कंडीशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पर जो मेंटेनेंस वर्क होता है वो हम लोग ट्रेन पर करते हैं। तो उसी को ही हम लोग समझेंगे थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। जस्ट होल्ड ऑन, उसी को ही हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस वी नीड टू डू मेंटेनेंस एट सच अ टाइम दैट वी शुड बी एबल टू प्रिवेंट। अभी जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस हमें समझ में आया, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें समझ में आया। रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो फर्दर जो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स है, सब सिस्टम जो है ट्रेन का, लेट सपोज इमेजिन कर लेते हैं ट्रेन का कंप्रेसर। तो ट्रेन का जो कंप्रेसर है उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग करके उसे फर्दर यूज़ करना है या फिर उसे रिप्लेस करना है, तो ये जो मेंटेनेंस में आता है इससे बोला जाता है रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। अभी कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते, ग्राफिकली समझते। इन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस वी नीड टू डू मेंटेनेंस एट सच अ टाइम दैट वी शुड बी एबल टू प्रिवेंट द इक्विपमेंट अगेंस्ट डैमेज एंड दैट टाइम शुड बी इन सच अ वे दैट कॉस्ट रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस इज़ वेरी लो। तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस यहाँ से हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होता है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हमें मेंटेनेंस एक ऐसे टाइम पे करना होता है जिस टाइम पर हम लोग इक्विपमेंट को डैमेज होने से भी प्रिवेंट कर ले और वो मेंटेनेंस के पीछे जो कॉस्ट जाए वो भी कम से कम जाए। वंस अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस को हम लोग एक ऐसे टाइम पे करते हैं जिस टाइम पर मेंटेनेंस के पीछे जो कॉस्ट जो लगता है वो भी कम से कम लगता है और जो जिस इक्विपमेंट, जिस सिस्टम के लिए हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो जो मेंटेनेंस होता है, वो जो सिस्टम होता है वो भी क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, उसका मेंटेनेंस भी अच्छी तरीके से हो जाता है, उसको हमें रिप्लेस भी नहीं करना होता, वो जो सिस्टम है वो डैमेज भी नहीं होता। फिर से इमेजिन कर लेते हैं कंप्रेसर का एग्जांपल। तो कंप्रेसर का अगर हम लोग कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस अगर कंसिडर करें तो कंप्रेसर के लिए कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होगा, जिस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन का जो मतलब जो लाइफ स्पैन है वो है 30 ईयर्स और मान लेते हैं 5 साल, 5 ईयर्स नहीं, जस्ट सपोज मान लेते 15 साल। तो 15 साल 15 ईयर्स, तो ये 15 साल ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर हमने कंप्रेसर का मेंटेनेंस किया, तो वो टाइम पर मेंटेनेंस करने के पीछे जो कॉस्ट गया वो भी कम से कम गया और हमारा जो कंप्रेसर है वो भी डैमेज से क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। हमारा जो कंप्रेसर है उसमें भी किसी भी तरीके का मतलब एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ डैमेज नहीं आया और फर्दर हमारा जो कंप्रेसर है आगे और चल सकता है। तो ये जो मेंटेनेंस होता है इसी को ही बोला जाता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग मेंटेनेंस उस टाइम पर करते हैं जिस टाइम पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगता है और हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसमें डैमेज भी नहीं होता है। हम लोग जो इक्विपमेंट है उसे डैमेज से प्रिवेंट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जिसके थ्रू चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रिलायबिलिटी और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टाइम। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है T1 टाइम। T1 ऑप्टिमम एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मेंटेनेंस विच सेव मनी एंड प्रिवेंट इक्विपमेंट अगेंस्ट डैमेज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, रिलायबिलिटी, जो वाई एक्सिस है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, रिलायबिलिटी। अभी जो सिस्टम की जो रिलायबिलिटी, लेट सपोज एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कंप्रेसर का। अभी जो कंप्रेसर की जो रिलायबिलिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है जो कि एरो की टिप शो कर रही है, उसके बाद हमारा जो इक्विपमेंट होगा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहला ये बोला था कि जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस है इसे ऐसे टाइम पे किया जाता है जिस टाइम पर मेंटेनेंस के पीछे जो खर्चा जो जाता है वो भी कम जाता है और जो हमारा जो सिस्टम है उसको हम लोग फेलियर से भी क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। मेन जो पॉइंट जो यूज़ किया जाएगा फेलियर, राइट। जैसे कि मैं थोड़े टाइम पहले बोल रहा था कि डैमेज होने से हम लोग हमारे सिस्टम को प्रिवेंट कर लेंगे। डैमेज के बदले ये जो फेलियर जो टर्म है ये ज़्यादा मतलब
सूट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बाद अगर हम लोग देखें हमारा जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा जो इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इक्विपमेंट फेलियर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टाइम जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो टाइम है ये जो टाइम जो होगा ये किस में आ जाएगा, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में, राइट। तो ये जो टाइम हमें जो दिखाई दे रहा है, ये T1 जो है इसको हमने यहाँ पर लिखा ऑप्टिमम अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मेंटेनेंस। ये ऑप्टिमम या फिर बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट टाइम है, एकदम अप्रोप्रिएट टाइम, जो कि मनी को भी सेव करेगा मेंटेनेंस के पीछे का, और जो इक्विपमेंट है उसे डैमेज होने से भी प्रिवेंट कर लेगा, राइट। तो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है T1, ये एक ऐसा टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट को भी सेव कर लेगा और जो इक्विपमेंट है उसे फेलियर होने से भी क्या करेगा, प्रिवेंट कर लेगा। तो यही होता है हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस ये एक ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग इस ऐसे अप्रोप्रिएट टाइम पर मेंटेनेंस करते हैं, जिस टाइम पर मेंटेनेंस करने पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी सेव हो जाता है और हमारा जो इक्विपमेंट है वो भी फेलियर से प्रिवेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें EPIC, अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेटिंग कॉक, सर्विस ब्रेक, होल्डिंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं। इन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को शॉर्ट फॉर्म में CBM बोल सकते हैं। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, वी नॉर्मली इंश्योर वाइब्रेशन और इन सिस्टम, टेम्परेचर मेजरमेंट, मशीन ऑयल इंस्पेक्शन, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग इंश्योर करते हैं, जो कि हम लोग चेक करते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस यहाँ से क्लियर हुआ। अब ये कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि हमने बात किया सिस्टम में अगर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस जब करते हैं तो क्या क्या इंश्योर किया जाता है, क्या क्या चेक किया जाता है हमारे सिस्टम में, वाइब्रेशन, टेम्परेचर मेजरमेंट, फिर उसके बाद मशीन ऑयल इंस्पेक्शन, राइट। तो वाइब्रेशन इन सिस्टम, टेम्परेचर मेजरमेंट, मशीन ऑयल इंस्पेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो कि कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में इंश्योर की जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट होल्ड ऑन, प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ वर्क एंड प्रोसीजर इज़ इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। जो प्रोसीजर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफली काम करने के लिए। जो हमारे जो सिस्टम में जो प्रोसीजर बना है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफली काम करने के लिए, और ये इक्वली एप्लीकेबल होता है सभी के लिए, राइट। अभी जो DBV है इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ड्राइवर ब्रेक वाल्व होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, प्योर न्यूमेटिक ब्रेक होता है, राइट। COLS क्या होता है, कॉल ऑन लाइट स्विच होता है। कुछ यहाँ पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो DBV क्या है, ड्राइवर ब्रेक वाल्व है। COLS क्या है, कॉल ऑन लाइट स्विच। ड्यूरिंग कपलिंग MR लाइन ऑफ द ट्रेन इज कनेक्टेड बट BP डू नॉट कनेक्ट until and unless UCCB is on. If uncoupling circuit breaker is on, then the BP line of train will get कनेक्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कपलिंग अनकपलिंग से रिलेटेड मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यूरिंग कपलिंग MR लाइन ऑफ ट्रेन इज कनेक्टेड बट BP डू नॉट कनेक्ट। जब भी हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जब सबसे पहला जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो हमारी ट्रेन मैकेनिकली कपल होती है, फिर इलेक्ट्रिकली कपल होती है, और जब अनकपल करते हैं तो पहले इलेक्ट्रिकली अनकपल होती है, फिर मैकेनिकली अनकपल होती है। तो जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में जो MR लाइन है ट्रेन की वो कनेक्ट हो जाती है, बट जो BP है वो कनेक्ट नहीं होती जब तक कि UCCB ऑन ना हो। ये UCCB है क्या, अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर, जब तक कि UCCB ऑन ना हो। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब ट्रेन को कपल करते हैं तो MR लाइन जो है ट्रेन की वो कनेक्ट हो जाती है, बट जो BP है वो कनेक्ट नहीं होती जब तक कि UCCB ऑन ना हो। इफ़ अनकपलिंग, यहाँ पर ये UCCB है क्या, अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर। अगर अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो ऐसे केस में जो BP लाइन होगी ट्रेन की वो क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में सबसे पहले ट्रेन की जो MR लाइन होती है वो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, बट जो BP लाइन है वो कनेक्ट नहीं होती जब तक कि UCCB ऑन ना हो। जब हमारा UCCB ऑन हो जाता है तब जाके हमारी जो BP लाइन होती है ट्रेन की वो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MR पाइप एंड BP पाइप हैज़ 5 बार प्रेशर। जो MR पाइप और जो BP पाइप होता है इसमें कितना प्रेशर होता है, 5 बार प्रेशर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन किया जाता है जब कपलिंग करते हैं ट्रेन की। तो ऐसे केस में जो MR लाइन होती है वो कनेक्ट होती है, बट जो BP लाइन है वो कनेक्ट नहीं होती जब तक कि UCCB ऑन ना हो। जब हमारा UCCB ऑन हो जाता है, अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर, तब जाके जो BP लाइन होती है ट्रेन की वो कनेक्ट हो जाती है। जो MR पाइप और जो BP पाइप होता है उसमें 5 बार का प्रेशर होता है।
बीपी शुड चार्ज बाय 5 बार, जो ब्रेक पाइप है वो 5 बार से चार्ज होना चाहिए फ्रॉम द लाइन एक्टिव कैप, दैट इज कैप विच रनिंग द ट्रेन। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कशन किया कि जो बीपी है, जो ब्रेक पाइप है वो चार्ज हो जाना चाहिए कितने बार से, 5 बार से एक्टिव लाइन से, फ्रॉम द एक्टिव लाइन कैप, मतलब जो भी कैप एक्टिव होगी वो कैप के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्टिव कैप होती है उसे साइड ए बोला जाता है, और जो कैप एक्टिवेटेड नहीं होती है उसे साइड बी बोला जाता है। तो जो बीपी है, ब्रेक प्रेशर, वो चार्ज हो जाना चाहिए कितने बार से, 5 बार से एक्टिव लाइन कैप के थ्रू, राइट। हेल्थी ट्रेन शुड पुश फॉल्टी ट्रेन इन केस इफ ट्रेन इज फॉल्टी, सो दैट फॉल्टी ट्रेन कैन बी प्लेस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्लेस एट अ प्रॉपर ट्रैक, या फिर बोल सकते हैं प्लेस इन दी डिपो। तो जो हेल्थी ट्रेन है उसे पुश करना होता है फॉल्टी ट्रेन के थ्रू। यहाँ पर मान लेते हैं एक जो ट्रेन है वो क्या हो गई, फॉल्टी हो गई। अब वो जो फॉल्टी ट्रेन है उसे पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फॉल्टी ट्रेन है और यहाँ पर ये हेल्थी ट्रेन है। तो यहाँ पर ये जो हेल्थी ट्रेन है ये फॉल्टी ट्रेन को क्या करेंगी, पीछे से धक्का मार के लेके जाएंगी, पुश करके लेके जाएंगी। उसका रीज़न ये होता है ताकि जो फॉल्टी ट्रेन है उसे डिपो में स्टेबल कर सके, राइट। अगर पुल करेंगे तो ऐसे केस में जो हेल्थी ट्रेन है वो डिपो में आगे रह जाएंगी, फॉल्टी ट्रेन पीछे रह जाएंगी। तो ये रीज़न की वजह से जो हेल्थी ट्रेन होती है वो फॉल्टी ट्रेन को पुश करके आगे लेके जाती है, जिसके वजह से होता है कि हमारी जो फॉल्टी ट्रेन होती है उसको डिपो में इजीली स्टेबल किया जाता है। और यहाँ पर इसे बेसिकली बोला जाता है पुश पुल प्रोसेस। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेल लाइट ब्लिंक इन रेड कलर, हमें पता है टेल लाइट होती है जो कि लाल कलर से ब्लिंक हो रही होती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें आरएम मोड ऑफ ट्रेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग पुश पुल ऑफ ट्रेन शुड स्टॉप 3 मीटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आरएम मोड ऑफ ट्रेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन का जो आरएम मोड है, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड, ये 2 डायरेक्शन में काम करता है। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है। और ऑब्वियसली जब फॉल्टी ट्रेन को हेल्थी ट्रेन से पुश करके लेके जा रहे हैं तो ऐसे केस में जो आरएम मोड होगा ट्रेन का कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए ड्यूरिंग पुश पुल ऑफ द ट्रेन शुड स्टॉप 3 मीटर। जो ट्रेन है वो 3 मीटर पहला क्या होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, राइट। तो अब तक के हमने ये समझा अगर कोई ट्रेन अगर फॉल्टी हो जाती है तो फॉल्टी ट्रेन आगे होगी, हेल्थी ट्रेन पीछे होगी। जो हेल्थी ट्रेन होगी फॉल्टी ट्रेन को मतलब पुश करके आगे लेके जाएंगी, जिसे बेसिकली बोला जाएगा पुश पुल एप्लीकेशन। और ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी आरएम मोड में चलेगी, हमारी जो ट्रेन होगी वो आरएम मोड में चलेगी, और हमारी जो ट्रेन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी। हमारी जो ट्रेन होगी वो आरएम मोड में चलेंगी, और जो आरएम मोड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। ये अगर नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, बट ये जो पुश पुल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हेल्थी ट्रेन होगी पीछे होगी और जो फॉल्टी ट्रेन होगी वो आगे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूसीसीबी ऑफ फॉल्टी ट्रेन ड्यूरिंग रेस्क्यू, अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर ऑफ फॉल्टी ट्रेन ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑफ ट्रेन एंड हेल्थी ट्रेन शुड बिकम नॉर्मल to connect BP of both the train, but if MR is less than 6 bar then BP cock should be cut out. When MR pressure is more than 6 bar then BP cock should get normal. तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से हमने बात किया था, थोड़े टाइम पहले हमने बात किया था अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने इससे पहले क्या बात किया था, जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो एमआर होता है वो कनेक्ट हो जाता है, बट जो बीपी पाइप होता है वो कनेक्ट नहीं होता जब तक कि यूसीसीबी ऑन ना हो, राइट। जब हमारा अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो ऐसे केस में जो बीपी लाइन होती है ट्रेन की वो क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पॉइंट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो यूसीसीबी है फॉल्टी ट्रेन का और हेल्थी ट्रेन का वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मतलब फॉल्टी ट्रेन और जो हेल्थी ट्रेन है उसको हमने कपल किया, पुश पुल एप्लीकेशन या पुश पुल मतलब प्रोसेस हो रहा है, जिसके वजह से हमारी जो ट्रेन है फॉल्टी ट्रेन को हम लोग डिपो में लेके जा रहे हैं, और जो हेल्थी ट्रेन है वो फॉल्टी ट्रेन को पीछे से धक्का मार के लेके जा रही है डिपो में। तो यहाँ पर जो यूसीसीबी होगा फॉल्टी ट्रेन का और हेल्थी ट्रेन का वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, राइट। फॉल्टी ट्रेन यूसीसीबी जो है फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन का वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ताकि जो बीपी है दोनों ट्रेन का वो कनेक्ट हो जाए। बट अगर एमआर अगर 6 बार से कम होता है, अगर एमआर अगर 6 बार से कम होता है तो ऐसे केस में जो बीपी होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये देखा जब हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं ट्रेन का, जब ट्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ ट्रेन, तो जो यूसीसीबी होता है फॉल्टी ट्रेन का और जो हेल्थी ट्रेन का वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
राइट, ताकि दोनों ट्रेन का जो बीपी है वो क्या हो जाए, ब्रेक पाइप वो कनेक्ट हो जाए। जो यूसीसीबी है ना, अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर, ये बीपी के साथ, ब्रेक पाइप के साथ रिलेटेड है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूसीसीबी अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर, ये ब्रेक पाइप के साथ रिलेटेड है। अगर यूसीसीबी अगर ऑन होगा तब जाके हमारा, जैसे कि हमने बात किया था, यूसीसीबी अगर ऑन होगा, अगर यूसीसीबी अगर ऑन होगा, इफ अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर इज ऑन, तो ऐसे केस में जो बीपी लाइन होगी वो क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। राइट, अगर ऑफ होगा तो ऐसे केस में जो बीपी लाइन होगी वो कनेक्ट नहीं होगी। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो यूसीसीबी है ये बीपी लाइन को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए, अगर यूसीसीबी ऑन होगा तो बीपी लाइन कनेक्ट होगी, यूसीसीबी अगर ऑन नहीं होगा तो ऐसे केस में बीपी लाइन कनेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर अब तक के हमने ये देखा, जब हम लोग फॉल्टी ट्रेन हेल्थी ट्रेन को जब हम लोग कपल करेंगे तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन के जो यूसीसीबी है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिसके वजह से जो ब्रेक पाइप हो गए वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे दोनों ट्रेन के। बट अगर एमआरई अगर 6 बार के नीचे तो ऐसे केस में जो बीपी कॉक होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। बट अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार के ऊपर है तो ऐसे केस में जो बीपी कॉक होगा वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है बट रीज़न हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो अब तक के हमने इससे क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया फॉल्टी ट्रेन और जो हेल्थी ट्रेन है उसका जो यूसीसीबी है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल क्यों होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इसका मतलब ऑन होना चाहिए। अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर, फॉल्टी ट्रेन और जो हेल्थी ट्रेन का जो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तब जाके होगा क्या, दोनों ट्रेन के जो ब्रेक पाइप हो गए वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अगर अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर अगर ऑन नहीं है दोनों ट्रेन के तो ब्रेक पाइप कनेक्ट नहीं हो गए। तो यहाँ से हमने ये समझा कि तो फॉल्टी ट्रेन और जो हेल्थी ट्रेन है दोनों के जो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तब जाके दोनों ट्रेन के जो बीपी हो गए वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम है तो ऐसे केस में जो बीपी है वो क्या हो जाना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। अगर एमआर प्रेशर 6 बार के ऊपर होता है तो ऐसे केस में जो बीपी है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमआर 6 बार से अगर कम है तो बीपी कॉक इमीडिएटली कट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिजायरेबल है हमारे सिस्टम के लिए। और अगर एमआर प्रेशर 6 बार के ऊपर है तो ऐसे केस में बीपी कॉक क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ड्यूरिंग कपलिंग ऑफ फॉल्टी ट्रेन एंड हेल्थी ट्रेन, एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम है तो ऐसे केस में जो बीपी है वो कट आउट हो जाना चाहिए। एमआर प्रेशर 6 बार से ज़्यादा है तो जो बीपी है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। यहाँ से हमने ये समझा कि जो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर होता है वो स्पेसिफिकली ब्रेक पाइप के लिए होता है। जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में पहला जो एमआर जो कनेक्शन होता है वो कनेक्ट हो जाता है और जो बीपी कनेक्शन है उसे कनेक्ट करने के लिए यूसीसीबी ऑन होना चाहिए। अगर यूसीसीबी ऑन नहीं होगा तो ऐसे केस में जो ब्रेक पाइप का जो कनेक्शन है दोनों ट्रेन का वो कनेक्ट नहीं होगा, ब्रेक प्रेशर जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। और एक चीज़ हमने ये देखा, मान लेते हैं हमारी ट्रेन का यूसीसीबी ऑन है और दोनों ट्रेन को हमने कपल किया जिसकी वजह से दोनों ट्रेन के जो बीपी हो गए वो कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम होगा तो ऐसे केस में जो ब्रेक कॉक है वो कट हो जाना चाहिए। अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम होगा, एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम होगा तो बीपी जो है वो कट हो जाना चाहिए। अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से ज़्यादा होगा तो जो बीपी है वो क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने बात किया, एमआर अगर 6 बार से कम है तो बीपी कट आउट हो जाना चाहिए, एमआर प्रेशर 6 बार से ज़्यादा है तो बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें